लेक्स फ्रीडमन पॉडकास्ट देख रहे हैं। तो दोस्तों, वो घड़ी आ गई है जब आप मेरी बातचीत सुनेंगे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने उपवास रखा है। अब वैसे 45 घंटे यानी लगभग 2 दिन हो गए हैं। मैं बस पानी पी रहा हूँ, खाना बंद है। मैंने ये इस बातचीत के सम्मान और तैयारी के लिए किया है ताकि हम आध्यात्म वाले तरीके से बात करें। मैंने सुना है कि आप भी काफी उपवास रखते हैं। क्या आप उपवास रखने का कारण बताना चाहेंगे और इस समय आपके दिमाग की क्या स्थिति होती है? पहले तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य है कि आपने उपवास रखा और वो भी उस भूमिका से रखा कि जो जैसे मेरे सम्मान में हो रहा हो। मैं इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारत में जो धार्मिक परंपराएं हैं वो दरअसल जीवन शैली है और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की बहुत बढ़िया व्याख्या की है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म में कोई पूजा पाठ पूजा पद्धति का नाम नहीं है, लेकिन ये वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की पद्धति है। और उसमें हमारे शास्त्रों में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, मनुष्यत्व को किस प्रकार से ऊंचाई पर ले जाना, इन सारे विषयों की एक प्रकार से चर्चा भी है और उसके लिए कुछ रास्ते भी हैं, कुछ परंपराएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। उसमें एक उपवास भी है। उपवास ही सब कुछ नहीं है। और भारत में कल्चरली कहो, फिलोसॉफिकली कहो, कभी कभी मैं देखता हूँ कि एक तो डिसिप्लिन के लिए, मैं अगर सामान्य भाषा में बात करूं या जो हिंदुस्तान को जानते नहीं ऐसे दर्शकों के लिए कहूं तो जीवन को अंतर बाह्य दोनों प्रकार की डिसिप्लिन के लिए ये बहुत ही उपकारक है। ये जीवन को घड़ने में भी काम आता है। जब आप उपवास करते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे आपने कहा कि आपने 2 दिन से पानी पर रहे हैं। आपकी जितनी इंद्रिय हैं, खास करके सुगंध की हो, स्पर्श की हो, स्वाद की हो, ये इतनी जागरूक हो गई होगी कि आपको पानी की भी स्मेल आती हो। पहले कभी पानी पीते होंगे तो स्मेल अनुभव नहीं किया होगा। कोई चाय भी लेकर के आपके बगल से गुजरता होगा तो उस चाय की स्मेल आएगी, कॉफी की स्मेल आएगी। आप एक छोटा सा फूल पहले भी देखते होंगे, आज भी देखेंगे, आप उसमें बहुत ही उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यानी आपकी सारी इंद्रिय जो है एकदम से बहुत ही सक्रिय हो जाती है और उनकी जो कैपेबिलिटी है चीजों को एब्सॉर्ब करने नहीं और रिस्पॉन्ड करने की अनेक गुना बढ़ जाती है। और मैं तो इसका अनुभवी हूँ। दूसरा मेरा अनुभव है कि आपके विचार प्रवाह को ये बहुत ही शार्पनेस देते हैं, नयापन देते हैं। आप एकदम से आउट ऑफ बॉक्स, मैं नहीं जानता हूँ औरों का उपवास का यही अनुभव होगा, मेरा है। दूसरा, ज्यादातर लोगों को लगता है कि उपवास मतलब खाना छोड़ देना, खाना न खाना। ये तो हो गया एक फिजिकल एक्टिविटी। कोई व्यक्ति किसी कठिनाई के कारण उसको कुछ खाना नहीं मिला, पेट में कुछ नहीं गया, अब उसको कैसे उपवास मानेंगे? ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। अब जैसे मैं लंबे समय पर उपवास करता हूँ तो उपवास के पहले भी मैं 5-7 दिन पूरे बॉडी को इंटरनली क्लीन अप करने के लिए जितने भी आयुर्वेद की प्रैक्टिसेस हैं, योगा की प्रैक्टिसेस हैं या हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस उनको करता हूँ।
फिर मैं कोशिश करता हूँ उपवास एक्चुअली शुरू करने से पहले बहुत पानी पीना। मैंने हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना। तो डिटॉक्सिफिकेशन जिसको कहें, इसके लिए एक प्रकार से मेरा बॉडी रेडी हो जाता है। और फिर जब मैं उपवास करता हूँ तो मेरे लिए उपवास एक डिवोशन होता है। मेरे लिए उपवास एक डिसिप्लिन होती है। और मैं उपवास के समय कितनी ही बाहर की गतिविधि करता हूँ, लेकिन मैं अंतर मन में खोया हुआ रहता हूँ, मेरे भीतर रहता हूँ। और वो मेरा एक्सपीरियंस एक बहुत अद्भुत अनुभूति होती है। और ये उपवास मैं कोई किताबों को पढ़ कर के या किसी के उपदेश के कारण या मेरे परिवार में अगर कोई कारणसर उपवास चल रहा है तो उन चीजों से नहीं हुआ है। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस था। स्कूल एज में हमारे यहाँ महात्मा गांधी की जो इच्छा थी गौरक्षा की, उसको लेकर के एक आंदोलन चलता था। सरकार कोई कानून नहीं बना रही थी। उस समय पूरे देश में एक दिन का उपवास करने का, सार्वजनिक जगह पर बैठ करके करने का कार्यक्रम था। हम तो बच्चे थे, अभी अभी प्राइमरी स्कूल से शायद निकले होंगे। मेरा मन कर गया कि मुझे उसमें बैठना चाहिए। और मेरे जीवन का वो पहला अनुभव था। उतनी छोटी आयु में मैं कुछ, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने की इच्छा हो रही है। मैं जैसे कुछ नई एक चेतना प्राप्त कर रहा था, नई एनर्जी प्राप्त कर रहा था। तो मैं कन्विक्शन मेरा बना कि ये कोई विज्ञान है, जिसको ये सिर्फ खाना न खाने का झगड़ा नहीं है, ये उससे कहीं बाहर की चीज है। फिर मैंने धीरे धीरे खुद को कई प्रयोगों से अपने शरीर को, मन को गढ़ने का प्रयास किया। तो कैसे एक लंबी प्रक्रिया से मैं उपवास से निकला हूँ। और दूसरी बात है कि मेरी एक्टिविटी कभी बंद नहीं होती। मैं उतना ही काम करता हूँ, कभी कभी तो लगता है ज्यादा करता हूँ। और दूसरा मैंने देखा है कि उपवास के दरमियान मुझे अगर कहीं अपने विचारों को व्यक्त करना है तो मैं आश्चर्य हो जाता हूँ, ये विचार कहाँ से आते हैं, कैसे निकलते हैं। हाँ, मैं बड़ा अद्भुत अनुभूति करता हूँ। तो आप उपवास में भी दुनिया के बड़े लोगों से मिलते हैं। आप अपना प्रधानमंत्री वाला काम भी करते हैं। आप उपवास में और कभी-कभी 9 दिनों के उपवास में भी दुनिया के एक बड़े नेता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसा है कि बड़ा लंबा इतिहास है, शायद सुनने वाले भी थक जाएंगे। एक हमारे यहाँ चातुर्मास की परंपरा है। जब वर्षा ऋतु होती है तो हम जानते हैं डाइजेशन पावर काफी कम हो जाता है। और वर्षा ऋतु में एक टाइम ही भोजन करना है, यानी 24 आवर्स में एक टाइम। और वो मेरा करीब जून मई से शुरू होता है, तो दिवाली के बाद करीब करीब नवंबर आ जाता है। करीब 4 महीना, 4.5 महीना वो मेरी एक परंपरा चलती है, जिसमें मैं 24 आवर में एक बार खाता हूँ। फिर मेरा एक नवरात्रि आता है जो आमतौर पर भारत में सितंबर अक्टूबर में होता है। और पूरे देश में उस समय दुर्गा पूजा का उत्सव होता है, शक्ति उपासना का उत्सव होता है। वो एक 9 दिन का होता है। तो उसमें मैं पूरी तरह सिर्फ गर्म पानी पीता हूँ। वैसे मैं गर्म पानी तो मेरा रूटीन है, मैं हमेशा ही गर्म पानी पीता हूँ। मेरा पुराना लाइफ ऐसा था कि जिसके कारण एक आदत मेरी बनी हुई है। दूसरा एक मार्च अप्रैल महीने में नवरात्रि आता है, जिसे हमारे यहाँ चैत्री नवरात्रि कहते हैं, जो अभी शायद इस वर्ष 31 मार्च से शुरू हो रहा है। तो वो 9 दिन मैं उपवास करता हूँ। उसमें मैं कोई एक फल एक बार दिन में, यानी 9 दिन के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने पपैया तय किया, तो फिर 9 दिन तक पपैया सिवाय कोई सी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा।
और सिर्फ एक बार लूंगा। तो वैसा एक 9 दिन का मेरा वो रहता है। तो साल भर में इस प्रकार से मेरा जो स- सालों से एक परंपरा मेरे जीवन में बन चुकी है, शायद ये मैं कह सकता हूँ 50-55 साल से मैं ये इन चीजों से कर रहा हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दुनिया के बड़े नेताओं से मिले हों और पूरी तरह उपवास पर रहे हों? उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? आप भूखे रह सकते हैं, ये देखकर उन्हें कैसा लगता है? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सही हैं। मेरे 2 दिन के उपवास के कारण मेरी सजग रहने की क्षमता, मेरी चीजों की महसूस करने की क्षमता मेरे अनुभव में बहुत बढ़ गई है। मैं पूछ रहा था कि आपको किसी नेता की कहानी याद है जब आपने उनके सामने उपवास रखा? ऐसा है कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होने देता मैं। ये मेरा हाँ। निजी मामला है, तो मैं इसकी कोई पब्लिसिटी वगैरह, ये हाँ। लोगों को थोड़ा बहुत पता चलने लगा, ये मैं सीएम पीएम बना उसके बाद ही पता चलने लगा। अदरवाइज में ये मेरा प्योरली पर्सनल मामला रहता है। लेकिन अब जब पता चल गया है तो मैं उसको अच्छे ढंग से, लोगों को कोई पूछता है तो बताता हूँ ताकि किसी को उपयोग हो सके, क्योंकि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। मेरा एक्सपीरियंस है, किसी को भी काम आ सकता है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही लोगों के लिए है। जैसे मेरा प्रधानमंत्री बनने के बाद, और उस समय राष्ट्रपति ओबामा के साथ मेरा व्हाइट हाउस में बायलैटरल मीटिंग था। अब उन्होंने डिनर भी रखा था, तो तब जाकर के दोनों सरकारों के बीच चर्चा चली, और जब ये कहा कि भाई डिनर तो जरूर कीजिए लेकिन प्रधानमंत्री कुछ खाते नहीं है, तो वो बहुत चिंता में थे कि अब ये कैसे उनको इतने बड़े देश के एक प्रधानमंत्री आ रहे हैं, व्हाइट हाउस आ रहे हैं, और हमको कैसे खाते थे, उनकी चिंता। जब हम बैठे तो मेरे लिए गर्म पानी आया, तो मैंने कहा ओबामा जी से, बड़ी मजाक में कहा कि देखो भाई मेरा डिनर बिल्कुल आ गया है। ऐसा करके मैंने ग्लास उनके सामने रखा। फिर बाद में दोबारा जब मैं गया तो उनको याद था। उन्होंने कहा देखिए पिछली बार तो आप उपवास में थे, इस बार आप, उस समय दूसरी बार मैं जगह था लंच था, उन्होंने कहा इस बार उपवास नहीं है तो आपको डबल खाना पड़ेगा। आपके बचपन की बात करते हैं। आप एक कम संपन्न परिवार से आते हैं, फिर सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये कई लोगों के लिए एक प्रेरणा वाली कहानी हो सकती है। आपका परिवार भी अधिक संपन्न नहीं था और आप बचपन में एक कमरे के घर में रहते थे। आपका मिट्टी का घर था और वहां पूरा परिवार रहता था। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। कम सुविधाओं ने कैसे आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाया? ऐसा है कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ, और गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में महसाना डिस्ट्रिक्ट में वडनगर करके एक छोटा सा कस्बा है। वैसे वो स्थान बहुत ही ऐतिहासिक है, और वहीं मेरा जन्म हुआ, वहीं मेरी पढ़ाई हुई। अब ये आज की दुनिया को देखते हैं, जब तक मैंने गांव में रहता था, जिस परिवेश में रहता था, अब मेरे गांव की कुछ विशेषता रही है जो शायद दुनिया में बहुत ही रेयर होती है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे गांव के एक सज्जन थे, वो हमें लगातार स्कूलों में बच्चों को कहते कि देखो भाई आप लोग कहीं जाएं और कहीं पर भी आपको कोई भी नक्काशी वाला पत्थर मिलता है या उस पर कुछ लिखा हुआ पत्थर मिलता है, कार्विंग की हुई कोई चीज मिलती है, तो ये स्कूल के इस कोने में इकट्ठा करो। तो मेरा जरा उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी, समझने लगा, तो पता चला कि हमारा गांव तो बहुत ही पुराना है, ऐतिहासिक है। फिर कभी स्कूल में चर्चा होती थी तो उसमें से जानकारी मिलने लगी। बाद में शायद चाइना ने एक फिल्म बनाई थी, और मैं उस फिल्म के विषय में कहीं अखबार में पढ़ा था कि चाइनीज फिलोसोफर ह्यूएन संग, वो मेरे गांव में काफी समय रहे थे, काफी कई सेंचुरीज पहले आए थे।
तो बौद्ध शिक्षा का वो एक बड़ा केंद्र था। वो तो मैंने उसके विषय में जाना, और शायद 1400 में एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। 12वीं सदी का एक विक्टोरी मॉन्यूमेंट, 17वीं सदी का एक मंदिर, 16वीं सदी में दो बहनें जो संगीत में बहुत बड़ी पारंगत थी, ताना रीरी। यानी इतनी चीजें सामने आने लगी। तो मैं देख रहा था कि फिर जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने बड़ा एक्सकेवेशन का काम शुरू करवाया। तो एक्सकेवेशन का काम किया तो ध्यान में आया कि उस समय हजारों बुद्ध भिक्षुओं की शिक्षा का एक सेंटर था, और बुद्ध, जैन, हिंदू तीनों परंपराओं का वहां प्रभाव रहा था। और हमारे लिए इतिहास केवल किताबों तक सीमित नहीं था। हम हर पत्थर बोलता था, हर दीवार कह रही थी कि मैं क्या हूँ। और जब हमने ये एक्सकवेशन करने का काम शुरू किया, तो जो चीजें मिली इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। अब तक उनको 2800 साल की एविडेंस मिले हैं, जो बिल्कुल ही अखंड रूप से ये शहर अविनाशी रूप में 2800 हैबिटाट रहा, मनुष्य जीवन वहां रहा है। और 2800 ईयर कैसे उसका डेवलपमेंट, उसका पूरे सबूत प्राप्त हुई है। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक वहाँ म्यूजियम भी बना है लोगों के लिए, खास करके आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए बड़ा अध्ययन का क्षेत्र बना है। तो मेरा एक तो मेरे जिस जहाँ जन्म हुआ उसका अपनी एक विशेषता रही है। और मेरा सद्भाग्य देखिए, शायद कुछ चीजें कैसे होता है पता नहीं, काशी मेरी कर्मभूमि बनी। अब काशी भी अविनाशी है। काशी, बनारस, वाराणसी जिसको कहते हैं, वो भी सैकड़ों वर्षों से निरंतर एक जीवंत शहर है। तो शायद कुछ ईश्वर दत्त व्यवस्था होगी कि मेरे बड़नगर में पैदा हुआ व्यक्ति काशी में जाकर के आज अपनी कर्मभूमि बना करके माँ गंगा के चरणों में जी रहा है। जब मैं अपने परिवार हमारा था, पिताजी थे, माताजी, हम भाई बहन, मेरे चाचा चाची, मेरे दादा दादी, सब लोग बचपन में सब, तो हम छोटे से, शायद ये घर तो ये जगह तो बहुत बड़ी है जहाँ हम बैठे हैं, जिसमें कोई खिड़की भी नहीं थी, एक छोटा सा दरवाजा था। वहीं हमारा जन्म हुआ, वहीं पले पड़े। अब विषय आता है गरीबी। वो आज स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से सार्वजनिक जीवन में लोग आते हैं, उस हिसाब से तो मेरा जीवन बहुत अत्यंत गरीबी से निकला था। लेकिन हमने कभी गरीबी का कभी बोझ नहीं फील किया, क्योंकि जो व्यक्ति बढ़िया जूते पहनता है और अगर उसके जूते नहीं है तो उसको लगता है यार ये है। अब हमने तो जिंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं थे, तो हमें क्या मालूम था कि भाई जूते पहनना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम वो कंपेयर करने की वो अस अवस्था में ही नहीं थे। अब हम जीवन ऐसे ही जिए हैं। और हमारी माँ बहुत ही परिश्रम करती थी, हमारे पिताजी बहुत परिश्रम करते। मेरे पिताजी की विशेषता ये थी, और इतने डिसिप्लिन थे कि बहुत सुबह 4 साढ़े 4 बजे वो घर से निकल जाते थे। काफी वो पैदल जाकर कई मंदिरों में जाकर के फिर दुकान पर पहुंचते थे। तो एक जो जूते पहनते थे वो चमड़ी के, वो गांव का जो बनाता है, बहुत ही वो हार्ड होते एकदम से। तो आवाज बहुत आती है, टॉक 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 करके। तो वो चलते थे जब दुकान जाते थे, तो लोग कहते थे कि हम घड़ी मिला लेते थे कि हाँ
दामोदर भाई जा रहे हैं। यानी इतना उनका डिसिप्लिन लाइफ था। बहुत मेहनत करते थे, वो रात देर तक काम करते थे। वैसे हमारी माताजी भी घर की परिस्थितियों को कोई कठिनाइयाँ महसूस ना उसके लिए करती रहती थी। लेकिन सबके बावजूद भी हमें कभी अभाव में जीने की इन परिस्थितियों ने मन पे प्रभाव पैदा नहीं किया। मुझे याद है, मैंने तो कभी स्कूल में जूते-वूते पहनने का सवाल ही नहीं था। एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मामा मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने देखा, "अरे! तू ऐसे ही स्कूल जाता है? तुझे जूते-वूते नहीं है?" तो उस समय उन्होंने कैनवास के जूते खरीद के मुझे पहना दिए। अब उस समय तो शायद वो 10-12 रुपए में आते होंगे, वो जूते। अब वो कैनवास के थे, वो उस पर दाग लग जाते थे, तो सफ़ेद कैनवास के जूते थे। तो मैं क्या करता था, स्कूल में जब शाम को स्कूल छूट जाती थी, तो मैं थोड़ी देर स्कूल में रुकता था और जो टीचर ने चॉपस्टिक का उपयोग किया है और उसके टुकड़े जो फेंके होते थे, वो 3-4 कमरों में जाके इकट्ठा करता था और वो चॉपस्टिक के टुकड़े घर ले आता था और उसको मैं भिगो करके, पॉलिश बना के, मेरे कैनवास के जूते पर लगा करके, चमकदार व्हाइट बना करके जाता था। तो मेरे लिए वो संपत्ति थी, बहुत बड़ा मैं वैभव अनुभव करता था। अब मुझे पता नहीं क्यों बचपन से हमारी माँ स्वच्छता वगैरह विषय में बहुत जागरूक थी। तो हमें भी शायद वो संस्कार हो गए। तो मुझे ज़रा कपड़े-वपड़े ढंग से पहनने की आदत कैसे है पता नहीं, लेकिन बचपन से थी। जो भी हो उसको ठीक से पहनूँ। तो मैं आयरन कराने के लिए या प्रेस कराने के लिए तो हमारे पास कोई व्यवस्था थी नहीं। तो मैं ये तांबे के लोटे में पानी भर के गरम करके वो उसको चिमटे से पकड़ करके मैं खुद अपना प्रेस करता था और स्कूल चला जाता था। तो जीवन ये जीवन का एक आनंद लेता था। हम लोग कभी ये गरीब हैं, क्या है, कैसे वो ये लोग कैसे जीते हैं, इनका जुग कैसा है, ऐसा तो कभी संस्कार नहीं हुआ। जो है उसी में मस्त मौजी से जीना, काम करते रहना, कभी रोना नहीं इन चीज़ों को लेकर के। और मेरे जीवन की इन सारी बातों को भी सद्भाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, ये राजनीति में ऐसी मेरी परिस्थिति बन गई कि चीज़ें निकल कर के आने लगी। क्योंकि लोग, जब मैं सीएम का मेरा शपथ हो रहा था, तो टीवी वाले मेरे गाँव पहुँच गए, मेरे दोस्तों को पूछने लग गए, मेरा घर का वो वीडियो निकालने के लिए चले गए। तब पता चला कि ये कोई ये कहाँ से आ रहा है। उसके पहले कोई ज़्यादा मेरे विषय में जानकारी नहीं थी लोगों को। तो जीवन मेरा ऐसा ही रहा है। हुँ। और हमारी माताजी का एक स्वभाव रहा था कि सेवा भाव उनकी प्रवृत्ति में था और उनको कुछ परंपरागत चीजें आती थी दवाई की। तो बच्चों को वो ट्रीटमेंट देती थी। तो सुबह 5 बजे बच्चे, सूर्योदय के पहले उनकी ट्रीटमेंट होती थी। तो सब लोग, हमारे घर पे सब लोग आ जाते थे, छोटे बच्चे रोते भी रहते थे, तो हम लोगों को भी जल्दी उठना होता था उसके कारण। और माँ फिर उनको ट्रीटमेंट करती रहती थी। तो ये सेवा भाव जो है, वो एक प्रकार से इन्हीं चीजों में से पनपा हुआ था। एक समाज के प्रति संवेदना, किसी के लिए कुछ अच्छा करना। तो ऐसे एक परिवार से मैं समझता हूँ कि माता के, पिता के, मेरे शिक्षकों के, जो भी वो परिसर मुझे मिला, परिवेश मिला, उसी से जीवन मेरा चला। बहुत सारे युवा लोग हैं जो इसे सुन रहे हैं, जो वास्तव में आपकी कहानी से प्रेरित हैं। उन बहुत ही साधारण शुरुआतों से लेकर के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता बनने तक। तो आप उन युवा लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो संघर्ष कर रहे हैं, दुनिया में खोए हुए हैं और अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं? आप उन्हें क्या सलाह दे सकते हैं? मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा
जीवन में रात कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, लेकिन वो रात ही है। सुबह होना तय होता है। और इसलिए हमारे में वो पेशेंस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। है, ये हालत है। और मैं हालत के कारण नहीं हूँ। ईश्वर ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है, ये भाव होना चाहिए। और मैं अकेला नहीं हूँ। जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है। ये एक अटूट विश्वास होना चाहिए। कठिनाइयां भी कसौटी के लिए हैं। कठिनाइयां मुझे विफल करने के लिए नहीं है। मुसीबतें मुझे मजबूत बनाने के लिए हैं। मुसीबतें मुझे हताश निराश करने के लिए नहीं है। और मैं तो हर ऐसे संकट को, हर मुसीबत को हमेशा अवसर मानता हूं। तो मैं नौजवानों से कहूंगा, दूसरा पेशेंस चाहिए, शॉर्टकट नहीं चलता जी। हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन लिखा रहता है। कुछ लोगों को आदत होती है वो ब्रिज पर से रेलवे पटरी क्रॉस करने के बजाय नीचे से भागने की। तो वहां लिखा होता है, शॉर्टकट विल कट कट यू शॉर्ट। तो मैं नौजवानों को भी कहूंगा, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक पेशेंस होना चाहिए, धीरज होनी चाहिए। और हमने जो भी दायित्व मिलता है ना, उसमें जान भर देनी चाहिए। उसको मस्ती से जीना चाहिए। उसका आनंद लेना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर ये मनुष्य के जीवन में आता है, उसी प्रकार से बहुत कुछ है। वैभव ही वैभव है, कोई चिंता का विषय नहीं। वो भी अगर कंबल ओढ़ करके सोता रहेगा तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। उसने तय किया ना, ये भले मेरे आसपास होगा, लेकिन मुझे मेरे अपने सामर्थ्य से इसमें वृद्धि करनी चाहिए। मुझे मेरे सामर्थ्य से समाज को ज्यादा देना चाहिए। यानी मैं अच्छी स्थिति में हूं तो भी मेरे लिए करने के लिए बहुत कुछ है। अच्छी स्थिति में नहीं हूं तो भी करने के लिए बहुत काम है। ये मैं चाहूंगा। दूसरा, मैंने देखा है कि कुछ लोग, चलो यार हो गया, इतना सीख लिया, बहुत हो गया। जीवन में भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देना चाहिए। लगातार सीखते रहना चाहिए। हर चीज सीखने का जिनका, मैंने, अब मुझे, शायद मुझे किसी काम के लिए ही तो जीना होगा। तो अब मैं तो गुजराती भाषा में, मेरी मातृभाषा है, और हम हिंदी भाषा जानते नहीं। वाक चातुर्य क्या होता है, बात कैसे करनी चाहिए। तो पिताजी के साथ चाय की दुकान पर हम बैठते थे, तो उतनी छोटी आयु में इतने लोगों से मिलने का मौका मिलता था। और मुझे हर बार उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। वो तरीके, उनकी बात करने का तरीका, तो इन चीजों से मैं सीखता था कि हाँ, ये चीजें हम भी, भले आज हमारी स्थिति नहीं है, लेकिन कभी हो तो हम ऐसा क्यों ना करें, हम इस प्रकार से क्यों ना रखें। तो सीखने की वृत्ति मैं समझता हूँ कि हमेशा रहनी चाहिए। और दूसरा, मैंने देखा है कि ज्यादातर लोगों को पाने बनने के मन में एक सपने होते हैं, टारगेट होते हैं। और वो जब नहीं होता है तो निराश हो जाता है। और इसलिए मैंने हमेशा मेरे मित्रों से जब भी मुझे बात करने का मौका मिलता है, मैं कहता हूँ, भाई देखिए, पाने बनने के सपनों के बजाय कुछ करने का सपना देखो। जब करने का सपना देखते हो, और मान लीजिए आपने 10 तक पहुंचना तय किया, 8 पहुंचे, तो आप निराश नहीं होंगे। आप 10 के लिए मेहनत करोगे। लेकिन आपने कुछ बनने का सपना तय कर लिया और नहीं हुआ, तो जो हुआ है वो भी आपको बोझ लगने लगेगा। और इसलिए जीवन में इसकी कोशिश करनी चाहिए। दूसरी, क्या मिला क्या नहीं मिला, मन में भाव ये होना चाहिए, मैं क्या दूंगा।
देखिए, संतोष जो है ना, वो आपने क्या दिया उसकी कोख से पैदा होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा बचपन से ही यही करने का सपना था, जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो मेरे लिए ये एक बहुत ख़ास पल है। 17 साल की उम्र में एक और रोमांचक भाग आता है, जब आप घर छोड़कर 2 साल तक हिमालय में घूमते रहे। आप अपने उद्देश्य, सच और भगवान की तलाश में थे। वैसे आपके उस समय के बारे में लोग कम ही जानते हैं। आपका घर नहीं था, आपके पास कोई चीज़ें नहीं थी, आपका जीवन एकदम सन्यासी वाला था। आपके पास सिर के ऊपर छत नहीं होती थी। आप उस समय के कुछ आध्यात्मिक पलों, पद्धति या अनुभवों के बारे में बात करना चाहेंगे? आपने, मुझे लगता है, काफ़ी मेहनत की। देखिए, मैं इस विषय में ज़्यादा बातें बहुत करता नहीं हूँ, लेकिन कुछ मैं बाहरी चीज़ें आपको ज़रूर कह सकता हूँ। अब देखिए, मैं एक छोटे से स्थान पे रहा। हमारी ज़िंदगी ही एक सामूहिकता की थी। क्योंकि लोगों के बीच में ही रहना, जीना वही था। और एक लाइब्रेरी थी गाँव में, तो वहाँ जाना, किताबें पढ़ना। अब उन किताबों में जो मैं पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि मुझे अपने जीवन को, कि हम भी क्यों ना ऐसे ट्रेन करें अपने जीवन को, ऐसी इच्छा होती थी। जब मैं स्वामी विवेकानंद जी के लिए पढ़ता था, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए पढ़ता था, ये कैसे करते थे, कैसे जीवन को बनाते थे। और उसके लिए मैं भी अपने साथ काफी प्रयोग करता रहता था। मेरे अच्छा, उस प्रयोगों का तो लेवल ऐसा ही था कि जिसको हम कहेंगे कि शरीर के साथ जुड़े हुए रहते थे। जैसे मेरे यहाँ उतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन दिसंबर महीने में ठंड होती है कभी। लेकिन फिर भी रात में और ठंडा लगता है, स्वाभाविक है। तो मैं कभी तय करता था कि मैं आज कहीं खुले में बाहर सो जाऊंगा और कुछ भी शरीर पे ओढ़ने के लिए नहीं लूंगा। देखता हूँ ठंड क्या करती है। तो मैं कभी कभी शरीर के साथ ऐसे प्रयोग बहुत छोटी आयु में कर लेता था, और वो मुझे हमेशा ऐसा रहता था। ये- और मेरे लिए लाइब्रेरी में जाना और बाकी काफी चीजें पढ़ना, तालाब जाना, परिवार के सब लोगों के कपड़े धोना, और मुझे स्विमिंग का काम मेरा हो जाता था। मेरा फिजिकल एक्टिविटी स्विमिंग ही हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें मेरे जीवन से जुड़ी हुई थी। उसके बाद जब मैं विवेकानंद जी को पढ़ने लगा, तो मैं जरा और आकर्षित होने लगा। एक बार मैंने स्वामी विवेकानंद जी के लिए पढ़ा। उनकी माता जी बीमार थी। हम वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए। उनसे झगड़ा करते थे, वो उनसे बहस करते थे अपने प्रारंभिक काल में। वे बौद्धिक भी जितनी शक्ति का उपयोग कर सकते थे, करते थे। और कहे कि मेरी माँ बीमार है, मैं पैसे कमाता तो आज माँ की कितनी सेवा करता, वगैरह वगैरह। तो रामकृष्ण देवरा ने कहा, भाई मेरा मेरा सब सर क्यों खा रहे हो तुम? जाओ, ये माँ काली के पास जाओ। माँ काली है, उसे मांगो तुझे जो चाहिए हो। तो विवेकानंद जी गए, माँ काली की मूर्ति के सामने घंटों तक बैठे, साधना की, बैठे रहे। कई घंटों के बाद वापस आए। तो रामकृष्ण देव ने पूछा, अच्छा भाई, मांग लिया तूने माँ से? नहीं, बोले, मैंने तो नहीं। अच्छा, बोले दोबारा जाना कल, तेरा काम माँ करेगी, माँ से मांगो ना। दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, और वो
उन्होंने देखा कि भाई मैं क्यों कुछ मांग नहीं सकता था। मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मुझे जरूरत थी, लेकिन मैं माँ के पास बैठा हूँ, साक्षात माँ का ऐसे खोया हुआ हूँ उसमें, लेकिन मैं कुछ भी मांग नहीं पाता हूँ माँ से। ऐसे ही खाली हाथ लौट के आता हूँ और रामकृष्ण देव जी को कहता हूँ कि मैं तो खाली हाथ चला है, मैंने कुछ नहीं मांगा। देवी के पास जाना और कुछ मांग न पाना, उस एक बात ने उनके मन के अंदर एक ज्योति जला दी, एक स्पार्किंग था उनके जीवन में। और उसी में से देने का भाव, मैं समझता हूं कि शायद विवेकानंद जी का वो छोटी सी घटना मेरे मन पे थोड़ा प्रभाव कर गई कि जगत को क्या दूंगा, शायद संतोष उससे पैदा होगा। जगत से मैं कुछ पाने के लिए तो मेरे मन में पाने की भूख ही जगती रहेगी। और उसी में था कि भाई शिव और जीव का एकात्म क्या होता है। शिव की सेवा करनी है तो जीव की सेवा करो, शिव और जीव में एकत्व की अनुभूति करो। सच्चा अद्वैत इसी में जिया जा सकता है। तो ऐसे विचारों को मैं खो जाता था, फिर थोड़ा उस तरफ मैं मन कर जाता था। मुझे याद है एक घटना, हम अब जिस मोहल्ले में हम रहते थे उसके बाहर एक महादेव जी का मंदिर था। तो वहां एक संत आए थे। तो वो संत कुछ न कुछ साधना वगैरह करता करते थे। मेरा भी उनके प्रति थोड़ा आकर्षण हो रहा था कि ये कुछ आध्यात्मिक शक्ति इनके पास होगी शायद, क्योंकि विवेकानंद जी को तो पढ़ते थे, देखा तो नहीं था कुछ, तो कुछ ऐसे ही लोग देखने को मिलते थे। तो नवरात्रि का व्रत कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने अपने हाथ पर, हमारे यहाँ जवेरा बोलते हैं जो उगाते हैं, एक प्रकार से घास हाथ के ऊपर उगाना, ऐसे ही सोना 9-10 दिन तक, ऐसा एक व्रत होता है। तो वो महात्मा जी कर रहे थे। अब उन्हीं दिनों में मेरे मामा के परिवार में एक हमारे यहाँ एक मौसी की शायद शादी थी। मेरा पूरी परिवार मामा के घर जा रहा था। अब मामा के घर जाना किसी भी बच्चे के लिए आनंद का विषय होता है। मैंने घर वालों से कहा नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं ये स्वामी जी की सेवा करूंगा, इनके हाथ पर ये रखा हुआ है तो वो तो खा पी नहीं सकते, तो मैं ही करूंगा उनका। तो उस बचपन में मैं नहीं गया शादी में, मैं उनके पास रहा और स्वामी जी की सेवा कर रहा था। तो शायद मेरा कुछ उसी दिशा में कुछ मन लग जाता था। कभी लगता था कि भाई हमारे गांव में कुछ लोग जो फौज में काम करते थे छुट्टियों में आते थे तो यूनिफॉर्म पहन के चलते थे, तो मैं भी दिन भर उनके पीछे पीछे भागता था कि ये देखिए कितनी बड़ी देश की सेवा कर रहा है। तो ऐसे, लेकिन कुछ मेरे लिए नहीं, कुछ करना है, बस ये भाव रहता था। तो ज्यादा समझ नहीं थी, कोई रोड मैप भी नहीं था। भूख थी कुछ मुझे इस जीवन को जानने की, पहचानने की। तो मैं चला गया, निकल पड़ा। तो रामकृष्ण मिशन में मेरा संपर्क आया, वहां के संतों ने बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत आशीर्वाद दिए। स्वामी आत्मस्थानंद जी के साथ तो मेरी बड़ी निकटता बन गई। वो 100 साल तक करीब करीब जीवित रहे और जीवन के उनके आखिरी क्षणों में मेरी बहुत इच्छा थी कि वो मेरे पीएम हाउस में आकर के रहे, लेकिन उनकी जिम्मेवारी इतनी थी कि वो आए नहीं। जब मैं सीएम था तब तो आते थे, मुझे बहुत उनका आशीर्वाद मिलता था। लेकिन उन्होंने मुझे गाइड गाइड किया कि भाई तुम क्यों यहाँ अपना आए हो, तुम्हें जो करना है कुछ और काम है। तुम खुद के भलाई के लिए तुम्हारी प्रायोरिटी है कि समाज की भलाई के लिए है। विवेकानंद जी ने तो जो भी कहा है वो समाज की भलाई के लिए है। तुम तो सेवा के लिए बने हो।
तो मैं एक प्रकार से वहाँ थोड़ा निराश भी हुआ, क्योंकि उपदेश ही सुनने को मिला, मदद तो मिली नहीं। फिर मैं अपने रास्ते पर चलता रहा, कई जगह पे हिमालयन लाइफ में रहा, बहुत कुछ अनुभव किया, देखा, बहुत सारे जीवन के अनुभव रहे, कई लोगों से मिलना हुआ, बड़े-बड़े तपस्वी लोगों से मिलने का मौका मिला। लेकिन मन स्थिर नहीं था मेरा। आयु भी शायद ऐसी थी जिसमें जिज्ञासा बहुत थी, जानना समझने की ख्वाहिश थी। एक नया अनुभव था, वहाँ की मौसम की दुनिया भी अलग थी, पहाड़ों में बर्फीले पहाड़ों के बीच में रहना होता था। लेकिन सबने मुझे घड़ने में बहुत बड़ी मदद की। मेरे भीतर की सामर्थ्य को अ, उसमें से बल मिला, साधना करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, लोगों की सेवा करना, सहज रूप से जो बुजुर्ग संत होते थे, तपस्वी संत, उनकी सेवा करना। एक बार वहाँ पर नेचुरल कैलेमिटी आई थी, तो मैं काफ़ी गाँव वालों की मदद में लग गया। तो ये मेरे जो संत महात्मा जो भी जिनके पास कभी न कभी मैं रहता था, ज़्यादा दिन एक जगह पे नहीं रहता था मैं, ज़्यादा भटकता ही रहता था। एक प्रकार वैसा ही जीवन था। और जो लोग नहीं जानते उन्हें बताना है कि आपने रामकृष्ण मिशन आश्रम में स्वामी आत्मस्थानंद के साथ काफी समय बिताया है। जैसा कि आपने अभी बताया, उन्होंने आपका सेवा के जीवन की ओर मार्गदर्शन किया। तो एक और चीज होने की संभावना थी कि जहां आप संन्यास ले सकते थे, सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाते, तो आप या सन्यासी नरेंद्र मोदी के रूप में या फिर प्रधानमंत्री के रूप में आज हमारे सामने होते। और उन्होंने हर स्तर पर सेवा का जीवन जीने का फैसला लेने में आपकी मदद की। ऐसा है कि बाहर की दृष्टि से तो आपको लगता होगा कि इसको नेता कोई लोग कहते होंगे या प्रधानमंत्री कहते होंगे, मुख्यमंत्री कहते होंगे। लेकिन मेरा जो भीतर जीवन है, वो बस सातत्य है। जो बचपन में माँ बच्चों को कुछ उपचार करती थी, उस समय उन बच्चों को संभालने वाला मोदी, हिमालय में भटकता हुआ मोदी, या आज इस स्थान पर बैठ कर के काम कर रहा मोदी, उसका सबके अंदर एक सातत्य है। हर पल औरों के लिए ही जीना है। और वो सातत्य में के कारण मुझे साधु और नेता ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएट दुनिया की नजरों में तो होए, क्योंकि वो कपड़े अलग होते, जीवन अलग होता, दिन भर की भाषा अलग होती, यहाँ का काम अलग है, लेकिन मेरे भीतर का जो व्यक्तित्व है, वो तो उसी डिटैचमेंट से दायित्व को संभाल रहा है। आपके जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आपने जीवन भर अपने देश भारत को सबसे ऊपर रखने की बात कही है। जब आप 8 साल के थे तब आप आरएसएस में शामिल हुए, जो हिंदू राष्ट्रवाद के विचार का समर्थन करता है। क्या आप आरएसएस के बारे में बता सकते हैं और उनका आप पर क्या प्रभाव पड़ा? आप जो भी आज हैं और आपके राजनीतिक विचारों के विकास पर उनका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, एक तो बचपन में कुछ न कुछ करते रहना ये स्वभाव था मेरा। मुझे याद है मेरे यहाँ एक माकोसी, मुझे नाम बड़ा याद नहीं, वो सेवा दल के शायद हुआ करते थे। माकोसी सोनी ऐसा कुछ तो भी थे। अब वो एक बजाने वाली डफली जैसा रखते थे अपने पास, और देशभक्ति के गीत, और उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। तो हमारे गांव में आते थे, तो अलग अलग जगह पे उनके कार्यक्रम होते थे, तो मैं पागल की तरह बस उनको सुनने चला जाता था। रात रात भर उनके देशभक्ति के गाने सुनता था, मुझे मजा आता था। क्यों आता था वो पता नहीं है। वैसे ही मेरे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी। शाखा में तो खेलकूद होता, लेकिन देशभक्ति के गीत होते थे। वो मन को जरा बड़ा मजा आता था, एक मन को छूता था, अच्छा लगता था। तो ऐसे ही करके हम संघ में आ गए। तो संघ के एक संस्कार तो मिले कि भाई कुछ भी सोचो करो, अगर वो
पढ़ते हो तो भी सोचो कि मैं इतना पढूँ मैं देश के काम आऊँ। अगर व्यायाम करता हूँ, मैं ऐसा व्यायाम करूँ कि मेरा शरीर भी देश को काम आए। ये संघ के लोग सिखाते रहते हैं। अब संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, शायद अब उसके 100 साल हो रहे हैं, ये 100वाँ वर्ष है और दुनिया में इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहीं होगा ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संघ को समझना इतना सरल नहीं है। संघ के काम को समझने का प्रयास करना चाहिए और संघ स्वयं तो एक पर्पज ऑफ लाइफ जिसको कहे, इसके विषय में आपको एक अच्छी दिशा देता है। दूसरा, देश ही सब कुछ है और जन सेवा ही प्रभु सेवा है। ये जो हमारे वेद काल से जो कहा गया है, जो हमारे ऋषियों ने कहा, जो विवेकानंद ने कहा, वही बातें संघ के लोग करते हैं। तो स्वयंसेवक को कहते हैं भाई तुम्हें संघ में से जो प्रेरणा मिली वो 1 घंटा शाखा है, वो स्वयं नहीं, यूनिफॉर्म पहनना वो स्वयं संघ नहीं है। तुमने समाज के लिए कुछ करना चाहिए और वो उस प्रेरणा के आज ऐसे काम चल रहे हैं। जैसे कुछ स्वयंसेवकों ने सेवा भारती नाम का संगठन खड़ा किया है। ये सेवा भारती जो गरीब बस्तियां होती है, झुग्गी झोपड़ी में गरीब लोग रहते हैं, जिसको वो सेवा बस्ती कहते हैं। मेरी मोटी मोटी जानकारी है, करीब 1.25 लाख सेवा प्रकल्प चलाते हैं वो और किसी सरकार की मदद के बिना समाज की मदद से वहां जाना, समय देना, बच्चों को पढ़ाना, उनके हेल्थ की चिंता करना, ऐसे ऐसे काम करते हैं। संस्कार उनके अंदर लाना, उस इलाके में स्वच्छता का काम करना, यानी बिल्कुल 1.25 लाख एक छोटा नंबर नहीं है। वैसे कुछ स्वयंसेवक हैं संघ में से ही गढ़े हुए हैं, वो वनवासी कल्याण आश्रम चलाते हैं और वो जंगलों में आदिवासियों के बीच में रह करके आदिवासियों की सेवा करते हैं। 70,000 से ज्यादा वन टीचर वन स्कूल एकल विद्यालय चलाते हैं और अमेरिका में भी कुछ लोग हैं जो उनको लिए शायद $10 या $15 का डोनेशन करते हैं इस काम के लिए और वो कहते हैं कि एक कोका कोला नहीं पीनी है इस महीने, एक कोका कोला मत पियो और उतना पैसा ये एकल विद्यालय को दो। अब 70,000 एकल विद्यालय आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए करना। कुछ स्वयंसेवकों ने शिक्षा में क्रांति लाने के लिए विद्या भारती नाम का संगठन